चलिए देखिएगा, तो मैंने जो है वैदिक काल सभ्यता में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जिस सभ्यता को पढ़ा जाता है वो है आपका वैदिक सभ्यता, याद रखिएगा। और वैदिक सभ्यता में हम लोगों ने जो है ऋग्वैदिक सभ्यता को पढ़ लिया है, ठीक है। अब इस ऋग्वैदिक सभ्यता के बाद जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर वैदिक सभ्यता या पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा, इसके बारे में पहले समझिएगा, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे और आगे चीजों को देखेंगे, ठीक है। उत्तर वैदिक सभ्यता ठीक है। अब देखिए उत्तर वैदिक सभ्यता या पोस्ट वैदिक पीरियड क्या है, इसको समझिए थोड़ा सा, ठीक। दो चीजों समझने की कोशिश करेंगे। पहला, इसको बांटा क्यों गया, ठीक है। ये टाइम जोन क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो टाइम जोन है ये है आपका 1000 बीसी से 600 बीसी तक का समय, ठीक है। 1000 से 600 बीसी तक का समय है ये। और उसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं या वैदिक पीरियड को पढ़ते हैं तो इसमें दो भागों में क्यों बांटा गया। तो पहला समझिएगा कि जब हमें जिस एविडेंस के आधार पर जब हम इस बेस पर चीजों को पढ़ते हैं, याद रखिएगा, तो उसका जो एविडेंस है, ठीक है, वो एविडेंस ही दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। जो पहला एविडेंस है, याद रखिएगा, जिसे आप इसको पढ़ पाते हैं वैदिक सभ्यता को या ऋग्वैदिक सभ्यता को, वो आपका वैदिक काल का प्रारंभिक सभ्यता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें आपके वैदिक काल की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है, जो कि आपने देखा कि ऋग 4 वेद हैं, चारों वेद में जो है पहला वेद जो था ऋग्वेद जो है, यही एक पूरी सभ्यता को दर्शाता है, ठीक है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि वैदिक काल के जो दो पार्ट है, ठीक है, आपका एक पार्ट है आपका ऋग्वैदिक पीरियड और दूसरा पार्ट है आपका उत्तर वैदिक काल या फिर पोस्ट वैदिक पीरियड, ठीक है। तो ये जो ऋग्वेद है, याद रखिएगा, इसको बांटने का कारण ये था क्योंकि इस सभ्यता या ये जो साहित्य आपका या जो ग्रंथ है, याद रखिएगा, ये जो ग्रंथ है या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो एविडेंस है, साक्ष्य है, इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि ऋग्वैदिक काल में क्या क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन बाकी जो सब वेद हैं, याद रखिएगा, जो बाकी वेद हैं, जो आपके 3 वेद बाकी आते हैं, यानी कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उससे आपको क्या जानकारी मिलती है, उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ जितने आपने चीजें पढ़ी बाद में, उपनिषद पढ़ा, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, ठीक है, और उसके बाद उपवेद पढ़े, ये सब कुछ उत्तर वैदिक काल का है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इस समय जो रचना हुई है केवल ऋग्वेद की हुई है और बाकी सारी रचनाएं किस समय हुई है, उत्तर वैदिक काल में हुई है, ठीक है। इसलिए जो है इसको दो भाग में बांट दिया गया, ठीक है। बात समझ में कि दो भाग में बांटा क्यों गया इसको, तो दो भाग में बांटने का कारण था मुख्य रूप से कि ऋग्वेद में ऋग्वैदिक पीरियड में केवल ऋग्वेद की चर्चा मिलती है, यानी ऋग्वेद जो है एक एविडेंस के तौर पर देखा जाता है, तो इसलिए जो है एक पूरा का पूरा काल दर्शाया गया इसमें, ठीक है। एक पूरा इरा जो है चल रहा था आपके ऋग्वेद काल में, ठीक है। अब उसके बाद उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे तो आपको बाकी जितने भी वेद बने हैं जो ऋग्वेदिक के बाद बने हैं, याद रखिएगा, उसके बाद जितने भी वेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, पुराण है, ठीक है, जितने लोग हैं, जितने भी ग्रंथ आप सुनते हैं, वो सब कुछ कब बने हैं, उत्तर वैदिक काल में बने हैं, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग पे रखिएगा प्रॉपर तरीके से कि ऋग्वैदिक और उत्तर ऋग्वैदिक में एक बदलाव या अंतर क्यों आया, ठीक है। तो अंतर था पहला इसका साहित्यिक अंतर, या फिर आप कह सकते हैं कि यहां पर जो है जो एविडेंस था उनमें अलगाव होने के कारण, ठीक है, डिफरेंस होने के कारण ये दोनों, ठीक है, अलग माने जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। अब दूसरा देखिएगा, एक और कारण था जिसके कारण ये अलगाव आता है और वो है आपका डिस्कवरी, ठीक है, यानी खोज। इनके मध्य जो है एक खोज हुई थी, याद रखिएगा, और वो थी एक धातु या मेटल की खोज जिसे आप कहते हैं लोहा, आयरन, ठीक है। तो इस समय जो है बीच में, याद रखिएगा, जैसे ही आप इधर उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो आपको मिलेगा कि बीच में जो है सन 1000 बीसी के समय क्या कर दिया गया, लोहे की खोज हो गई, ठीक है। और 1000 बीसी से आप देखिए यहां से आपको ये कहानी अलग मिलने लगेगी, ठीक है। तो इस कारण से याद रखिएगा यहां पर क्या हुआ, एक बदलाव आ गया, यानी सामाजिक, राजनीतिक और विभिन्न प्रकार के बदलाव। आप सोच रहे एक लोहे की खोज से क्यों बदलाव हुआ, आप समझिए, आपके अपने आसपास के इर्द गिर्द चीजों को देखिए, आपको सबसे ज्यादा कौन सा मेटल नजर आएगा, लोहा, ठीक है। आज प्लास्टिक है, आज प्लास्टिक का उपयोग और हम उसके जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो देख रहे हैं कि प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर आज हमारा जो जीवन है, पूरा लाइफ है, वो हर जगह पर लोहे से बना हुआ है,
ठीक है। आज लकड़ियों के बहुत कम सामान मिलते हैं, अधिकांशतः लोहे के सामान मिलते हैं, है ना। तो इंसान ये बात समझ चुका था कब, 1000 बीसी के समय, कि ये जो है, ये जो मेटल है, ये जो धातु है, ये अपने आप में आपस में आगे एक नया समाज का निर्माण कर देगा और ये बहुत खतरनाक समाज बनेगा। ठीक है, तो ये समझिएगा कि लोहे की खोज हो रहा है। और दूसरा, ये दो साहित्य जो है अलगाव होने के कारण जो है ये दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, चलिए समझते हैं बातों को आगे, देखिएगा। अब देखिएगा, इसके कुछ मैं फैक्ट्स बता रहा हूं, पहले तो आप इसके फैक्ट्स को समझिएगा। ठीक है, कि उत्तर वैदिक काल में क्या घटनाएं घटने वाली हैं, इसको पहले समझिए। तो सबसे पहले समझिएगा कि अब इस समय का जो राजनीतिक महत्व होगा, ठीक है, राजनीतिक महत्व कैसा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, अब जो है राजाओं का विस्तार होगा। ठीक है, राजा के पावर बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक क्या था, राजा के बारे में आपने सुना था कि राजा क्या था, लिमिट। ठीक है, उनका जो पावर था वो लिमिट के साथ था, यानी एक तरीके से जो है उनके पास एक लिमिटेड पावर था, जो भी काम कर सकते थे वो। लेकिन अब जो हो वो कैसे होंगे, लिमिटलेस होंगे, याद रखिएगा, यानी पावर काफी ज्यादा हो जाएगा। तो अब यहां पर राजाओं का महत्व अधिक हो जाएगा, यानी राजा जो है इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, उसके अलावा पशुपालन, लाइव स्टॉक जो था, याद रखिएगा, पशुपालन महत्वपूर्ण था। आपने पढ़ा इससे पहले कि वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में पशुपालन सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था का साधन था। ठीक है, बट अब क्या होगा, पशुपालन के स्थान पर, ठीक है, कृषि अर्थव्यवस्था का आधार होगा। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स, जो इनका इकोनॉमिकल पोजीशन होगा वो कैसा होगा, तो याद रखिएगा एग्रीकल्चर बेस्ड होगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमिक स्थिति, याद रखिएगा कि इस समय की जो स्थिति बन जाएगी अब वो कैसा हो जाएगा, अब कृषि बेस्ड हो जाएगा, एग्रीकल्चर बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, इस समय जो है स्त्रियों की स्थिति का पतन होगा। ठीक है, यानी स्त्रियों की जो स्थिति बनेगी वो कैसी होगी, अब धीरे धीरे जो है उनका डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, स्त्रियों के साथ। ठीक है, तो अब जो है स्त्रियों की स्थिति का जो है एक जो उनका सिचुएशन था अभी तक, जो इनका पावर था वो खत्म हो जाएगा। शिक्षा, उनका अधिकार छीन लिया जाएगा, याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से जो है वो घर तक सीमित हो जाएंगी, बाहर किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो स्त्रियों की स्थिति जो है अब यहां से गिरना प्रारंभ होता है, याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, व्यापार का उन्नत होना। व्यापार का उन्नत होना कहने का मतलब है कि अब जो है धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमिक्स होगा, याद रखिएगा, तो व्यापार भी बढ़ेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, ट्रेड बढ़ रहा है, याद रखिएगा, अब ट्रेड लिमिट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब व्यापार बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स है, याद रखिएगा कि इस समय की स्थिति क्या बन रही है धीरे धीरे जो है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कहां पर होने वाला है, ध्यान रखिएगा, तो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, ये तीनों स्तर पर जो है बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, याद रखिएगा, या जो पोस्ट वैदिक पीरियड है, इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो होने वाला है, याद रखिएगा, ये तीनों क्षेत्र में होने वाला है, जो आपके सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है और रिलीजियस लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो तीनों लाइफ में जो है एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, यहां पर, याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब इसी के साथ समझिएगा, एक एक करके हम सभी पार्ट को समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसके भौगोलिक स्थिति का विस्तार देखते हैं। देखिएगा, भौगोलिक स्थिति क्या थी इसकी। ठीक है, यानी इनका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन कहां से कहां तक हो चुका था, तो ध्यान दीजिएगा, भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन। ठीक है, तो देखिएगा, ज्योग्राफिकल विस्तार की बात करें, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन की बात करें, समझिएगा, तो अभी तक मैंने क्या बताया था, तो ध्यान रखिएगा, इसको आप इस तरीके से समझिए यहां पर। ठीक है,
देखिए अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ऐसा था कि आप जो है सीमित थे कहां पर, सप्त सिंधु प्रदेश में। ठीक है, ये सप्त सिंधु प्रदेश क्या है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश तक ऋग्वेदिक काल में लोग सीमित थे यहां पर, है ना। लेकिन अब हुआ क्या, तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आप समय देखिए, अब इसकी कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब होता क्या है, लोहे की खोज होती है, ठीक है। अब लोहे की खोज हुई तो लोहा हर किसी के हाथ में नहीं आ पाएगा, वो उन लोगों के हाथ में आएगा। जैसे आप समझिए कि कोई भी चीज अब हमारे समाज में आता है तो वो उच्च वर्ग के पास आता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे समय के साथ जो है निम्न वर्ग के पास पहुंचता है। क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि जब पहले कभी टीवी का विस्तार हुआ है या टीवी कभी आया होगा किसी घर पे, तो अमीरों के घर में पहले आया, ठीक है, अमीरों के पास मोबाइल पहले आया, और देन धीरे धीरे ट्रांसफर होकर जब वो चीज हम वहां तक पहुंचे तब तक ये सबके हाथ में था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा लोहा कहां तक पहुंच गया था, राजाओं के पास, ठीक है। राजाओं ने क्या किया, इसका प्रयोग किया, ठीक है, राजाओं ने इसका प्रयोग किया तो युद्ध हुआ। अभी आप पढ़ेंगे दशरथ युद्ध के बारे में, तो याद रखिएगा दशरथ युद्ध की अपनी एक कहानी मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहीं पर आपको वो पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये युद्ध हुआ, युद्ध में जो जीता वो यहीं पर रहा, इसी क्षेत्र में रहा, लेकिन युद्ध में जो हारा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। यहां से आपको पंचकोण की कहानी सुनने को मिलेगी। याद रखिएगा कि द्रविड़ क्षेत्र में जो आपका ये दो दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है, यहां पर आप सुनते हैं यहां का कल्चर कैसा है, द्रविड़ कल्चर, ठीक है। यहां की लैंग्वेज कैसी, द्रविड़, ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा। तो ध्यान रखिएगा वो द्रविड़ लैंग्वेज या द्रविड़ द्रविड़ जो कल्चर है वो कैसे आया, इसकी जानकारी यहां से मिलती है, ठीक है। मतलब एक्चुअल में आप ये समझ पाएंगे कि भारत का जो विस्तार हुआ वैदिक कालों में या वैदिक कालों के बाद उत्तर वैदिक काल में, वो इसके बाद होने वाला है, ठीक है। तो अब इसका मतलब यह है कि अभी तक क्या था, सप्त सिंधु प्रदेश में थे लोग, अब धीरे धीरे विस्तरित हो रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो रहा है तो देखिएगा, अब यहां पर इनका जो क्षेत्र विस्तार है वो कैसे हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा क्षेत्र यहां से यहां तक का क्षेत्र, ये था आपका सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग सप्त सिंधु प्रदेश, याद रखिएगा। ये आपका सप्त सिंधु प्रदेश है, याद रखिएगा, ठीक है। जो आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये तीन क्षेत्रों में विस्तृत था, ठीक है। इसके अलावा जो है हिमवंत क्षेत्र, हिमालय का क्षेत्र। अब देखिए यहां से जब इनका विस्तार होगा, यानी भौगोलिक विस्तार की बात करें हम लोग, तो भौगोलिक विस्तार कैसा होगा, तो ध्यान रखिएगा यहां से एक नदी निकलती है, और ये नदी कौन सी है, और उसी के ऊपर एक और नदी निकलती है, याद रखिएगा ये कौन सी नदी है, यमुना नदी, ठीक है। तो अब देखिए इसका विस्तार कहां से कहां तक हो रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था भौगोलिक विस्तार में, कि जो वैदिक काल है या ऋग्वैदिक काल है, इसका विस्तार जो है विंध्याचल पर्वत के उत्तर तक था, ठीक है, विंध्याचल पर्वत के उत्तर तक। लेकिन अब जो विस्तार मिलेगा, याद रखिएगा ये मिल जाएगा आपके दक्षिण क्षेत्र तक, यानी अब ये जो विंध्याचल पर्वत है, याद रखिएगा इसे हम विंध्याचल पर्वत कहते हैं, ठीक है। इस पर्वत का नाम विंध्याचल पर्वत है। तो ये विंध्याचल पर्वत या माउंटेन जो है, याद रखिएगा उस माउंटेन के दक्षिण यानी साउथ पार्ट में भी अब धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल का विस्तार होगा, ठीक है। तो पूर्व की तरफ की बात करेंगे तो देखिए पूर्व की तरफ में आएंगे तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है गंगा यमुना दो आब क्षेत्र, ठीक है। गंगा यमुना दो आब क्षेत्र, गैंगेटिक दो आब रीजन, याद रखिएगा। तो ये जो गंगा यमुना दो आब क्षेत्र है, याद रखिएगा यहां तक इसका विस्तार हो गया था पूर्व में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो भौगोलिक विस्तार है उसका पूर्व विस्तार यानी कि ईस्ट रीजन में जो विस्तार है वो है आपका गंगा यमुना दो आब क्षेत्र तक, ठीक है, गैंगेटिक, याद रखिएगा गैंगेटिक दो आब रीजन कहते हैं इसको, ठीक है। अब वही दक्षिण विस्तार की बात करें या पश्चिम, पश्चिम तो आपने याद रखिएगा कि पश्चिम विस्तार जैसा था वैसा ही रहेगा, पश्चिम में बदलाव नहीं आता है, ठीक है। पूर्व में बदलाव आया है ईस्ट वाले सेक्शन में और साउथ सेक्शन में, याद रखिएगा, ठीक है। तो साउथ में यानी दक्षिण क्षेत्र में विस्तार क्या मिलता है, तो याद रखिएगा दक्षिण में जो विस्तार मिला है वो विस्तार है आपका विंध्याचल पर्वत के दक्षिण क्षेत्र में, ठीक है। अब इसका साक्ष्य क्या है, याद रखिएगा एविडेंस क्या मिला है, तो एविडेंस मिला है, ध्यान रखिएगा कि एविडेंस ये मिला है कि यहां पर जो ग्रंथ हैं
उन ग्रंथों में रेवा नदी का नाम मिलता है, याद रखिएगा, रेवा नदी की जानकारी मिली है। ठीक है, तो रेवा नदी की जानकारी का मतलब यह समझिए कि रेवा नदी क्या कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है, याद रखिएगा। तो नर्मदा नदी के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। इसलिए हम ये मान पाते हैं कि वैदिक कालों में या वैदिक सभ्यता में जो है, उत्तर वैदिक सभ्यता में, वैदिक जो उत्तर वैदिक सभ्यता है उसमें रेवा नदी की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, और रेवा नदी की जानकारी मिलने का मतलब यह है कि जो विंध्याचल पर्वत है, याद रखिएगा, उसके दक्षिण में बहता है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ठीक है, इसलिए नर्मदा नदी की जानकारी जो है आपके उत्तर वैदिक सभ्यताओं में, आपके ग्रंथों में इसकी जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो साक्ष्य को याद रखिएगा, साक्ष्य में जो है विंध्याचल पर्वत और साथ ही साथ रेवा नदी का नाम जो है इसमें मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो विस्तार आपको समझ में आ गया होगा इसका विस्तार। ठीक है, तो विस्तार में याद रखिएगा, पूर्व की तरफ जो है, ईस्ट की तरफ जो है आपका गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक इसका विस्तार हो गया था। और हाँ, अगर आप चाहें तो इसका नाम लिख सकते हैं, ये आपका यूपी का वेस्ट जोन है, याद रखिएगा, यूपी का वेस्ट जोन तक जो है, ठीक है, आपका विस्तार ये यूपी का वेस्ट जोन वाला हिस्सा है, याद रखिएगा, पश्चिम क्षेत्र वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यूपी तक इसका विस्तार हो चुका था, यूपी तक। ठीक है, तो यूपी तक इसका विस्तार माना जाता है, याद रखिएगा, यूपी के वेस्ट या पश्चिम तक इसका विस्तार माना जाता है, ये याद रखिएगा। तो भौगोलिक क्षेत्र की बात करें या भौगोलिक विस्तार की बात करें तो ये 3-4 बातें याद रखिएगा, और साक्ष्य के तौर पर याद रखिएगा कि इसमें रेवा नदी की जानकारी मिलती है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा। अब देखिएगा, नेक्स्ट चलते हैं साहित्यिक क्षेत्र पर, साक्ष्य की बात करते हैं। देखिएगा, तो देखिएगा इसके साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं, याद रखिएगा, चलिए देखिएगा, तो साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं, याद रखिएगा, साहित्यिक स्रोत का क्या आधार होता है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने ऋग्वैदिक काल को पढ़ा, तो ऋग्वैदिक काल में हमने एक साहित्य को पढ़ा जो कि आपका ऋग्वेद कहलाया। लेकिन इस समय जो साहित्यिक स्रोत है, या इसे लिटरेरी रिसोर्सेस कहते हैं, सोर्स कहते हैं, याद रखिएगा। तो लिटरेरी सोर्स जो कहलाता है, इसका मतलब है कि इस काल की जानकारी किससे मिली है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की जानकारी किससे मिली है। तो ध्यान रखिएगा, इसके साक्ष्य है पहले तो वेद। वेद में कौन कौन से, तो याद रखिएगा, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद जो है आपका उपनिषद, उपवेद, ब्राह्मण वेद या सॉरी ब्राह्मण ग्रंथ, ये सभी जो है, याद रखिएगा, ये सभी साहित्यिक स्रोत में आते हैं। ठीक है, और इतना आपने पढ़ भी लिया है। अभी आगे जाकर भी मैं कुछ और नई जानकारी दूंगा, जैसे वेदांग के बारे में जानकारी दूंगा, है ना। तो आगे जाकर हम पढ़ेंगे वेदांगों के बारे में। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, अब इसके आधार पर जो है, साहित्यिक स्रोत के आधार पर जो है, आपको ध्यान रखना है कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की जो जानकारी है, इस वेद से जो जानकारी मिली है, वो किसके बारे में मिली है? उत्तर वैदिक काल से मिली है। तो याद रखिएगा, ये 3 वेदों से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, उपनिषद से इसकी जानकारी मिलती है, उपवेद से इसकी जानकारी मिलती है, और ब्राह्मण ग्रंथ से इसकी जानकारी, क्योंकि इस समय इनकी रचना हुई है। ठीक है, और जो ऋग्वेद था उसके समय की जानकारी किससे मिल रही है? तो ऋग्वैदिक काल के बारे में उसकी जानकारी मिल रही है। तो दोनों अलग अलग बटे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। केवल एक वेद का जो पूरा विस्तार है, याद रखिएगा, उसी से पूरा का पूरा ऋग्वैदिक काल चल रहा है। ठीक है, और ये बाकी सब मिलाकर क्या चला रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, अगर आप सोच रहे होंगे सर तो फिर वर्ण व्यवस्था क्या है, तो वर्ण व्यवस्था वहीं से आया है, याद रखिएगा। यानी प्रारंभिक समय वहीं से आया था, लेकिन वो कैसा था? बाई वर्क था, याद रखिएगा, यानी कर्म आधारित था। अभी क्या हो जाएगा? जन्म आधारित हो जाएगा। ठीक है, जन्म आधारित कहने का मतलब बाई बर्थ होता है, और बाई बर्थ का मतलब होता है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा, उसे भले ही ब्राह्मण का कोई काम ना आए। ठीक है, पहले क्या होता था कि ब्राह्मण जन्म लेना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था क्या आपको शिक्षा आता है, यानी आप शिक्षा दे सकते हैं तो आप ब्राह्मण हैं। ठीक है, लेकिन जब आप यहां जन्म लेंगे तो याद रखिएगा, अगर आपको शिक्षा देने नहीं आता है तो भी आप ब्राह्मण हैं। ठीक है, आज के समय को देख लीजिए, है ना। तो ये वहीं से चलता है, और इतना कठिन हो गया कि इसको बदलना किसी के बस की बात नहीं है, इतना कठिन हो गया। उत्तर वैदिक काल में ही 2-4 साल या 20 साल के बाद अगर आप देखेंगे, इसको पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसको बदलना किसी के बस की बात नहीं थी। ठीक है, इंसानों ने खुद से आपके लिए खासकर
अलग अलग वर्गों ने अपने आप को इस तरीके से बनाकर रख लिया था। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको सुनने को मिलेगा, याद रखिएगा। साहित्यिक स्रोत के आधार पर ये सारे स्रोत हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसके आधार पर जो है कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। चलिए इसके कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं। एक साक्ष्य और याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका साहित्यिक साक्ष्य या साहित्यिक स्रोत या साहित्यिक एविडेंस कह सकते हैं आप। एक है आपका पुरातात्विक, पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, देखिए साहित्यिक स्रोत का मतलब यहां पर क्या था कि हमें क्या क्या लिखा हुआ मिला है। ठीक है, यानी कि हमें ग्रंथों में, साहित्यों में, लिटरेरी में जो है क्या क्या मिला है, ध्यान रखिएगा, तो साहित्यिक स्रोत कहलाया। और वही अगर आप किससे पूछा जाए पुरातात्विक स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा आर्कियोलॉजिस्ट थ्योरी। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारे रिसोर्सेस है, याद रखिएगा एविडेंस है, उनको हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पर एक नाम याद रखिएगा, अंतरजी खेड़ा। ये एक जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा। अंतरजी खेड़ा। ठीक है, अंतरजी खेड़ा जो बेसिकली याद रखिएगा ये यूपी के एटा के क्षेत्र का है। ठीक है, मतलब यूपी का एरिया है, याद रखिएगा अंतरजी। ठीक है, और यहीं पर याद रखिएगा यहां पर जब उत्खनन हुआ, ठीक है, एक्सकवेशन किया गया, तो यहां पर आयरन टूल्स मिले, याद रखिएगा, लौह उपकरण मिले हैं। ठीक है, लौह उपकरण प्राप्त हुए, याद रखिएगा सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है, मतलब कई ज्यादा अधिक मात्रा में जो है यहां पर उपकरण मिले हैं, याद रखिएगा। और इसके अलावा याद रखिएगा जो यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद में लोहे को एक शब्द से जाना जाता है, याद रखिएगा, श्याम या अयस। ठीक है, श्याम या अयस कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, लोहे के उपकरण प्राप्त हुए, मतलब टूल्स मिले ऐसे जो लोहे के जैसे एक्स बना। ठीक है, कुछ खुदाई से सामने की तरफ जो है नुकीले कुछ ऐसे स्पाइक वाले टूल्स मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के टूल्स मिले हैं, याद रखिएगा अंतरजी खेड़ा में। ठीक है, ये जगह है यूपी का एटा, जगह का नाम है यूपी। ठीक है, यूपी के, अच्छा इसको पूरा लिख लीजिएगा वरना कंफ्यूजन रहेगा कि कहां पर है ये। तो याद रखिएगा ये यूपी में है, जगह का नाम है आपका एटा। ठीक है, यूपी के एटा में मिला है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछा था, याद रखिएगा पुरातात्विक साक्ष्य में एक चीज और मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस है उसमें याद रखिएगा पीजीडब्ल्यू। ठीक है, पीजीडब्ल्यू, और याद रखिएगा ये जो पीजीडब्ल्यू होता है, याद रखिएगा पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है,
पेंटेड ग्रेवेयर यानी कि इसे कहा जाता है चित्रित धूसर मृद भांड। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो पीजीडब्ल्यू का नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा, धूसर मृद भांड। ठीक है, चित्रित धूसर मृद भांड। ठीक है, ये दूसरा साक्ष्य याद रखिएगा जो कि आपके, अच्छा ये मृद भांड का मतलब क्या है, तो याद रखिए घड़े की जैसी आकृति, घड़ा है, ठीक है, घड़े जैसी आकृति है, और नीचे की तरफ जो है ना कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ये जो यहां से आपको एक अलग कलर मिलेगा, चित्रित मिलेगा, कोई भी डिजाइन आपको कुछ मिल सकता है ऐसा कुछ। ठीक है, और इसके कलर जो होते हैं याद रखिएगा चित्रित है, और धूसर मतलब होते हैं ब्राउन कलर, ब्राउनिश टाइप के थोड़े। ठीक है, तो नीचे की तरफ में अलग कलर मिलेगा, ऊपर की तरफ अलग कलर मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, इसको पीजीडब्ल्यू कहा जाता है, याद रखिएगा पीजीडब्ल्यू। कई बार जो है ना केवल ये ना लिख करके पीजीडब्ल्यू से ही लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है ना आर्कियोलॉजिस्ट थ्योरी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम शॉर्टकट अपनाने लगते हैं, ठीक है, जैसे कि टेक केयर को टीसी लिख देते हैं और ये आदत बन जाता है। अब इसको बताने की जरूरत तो है नहीं कि टेक केयर बोलना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री में भी कुछ ऐसे शॉर्टकट होते हैं, याद रखिएगा, जिसमें खासकर आर्कियोलॉजिस्ट क्षेत्र में जो है ना पीजीडब्ल्यू, ओसीआर इस तरीके के शब्द लिए जाते हैं, ओसीडब्ल्यू इस तरह के शब्द लिए जाते हैं। तो अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो एक बार ध्यान रखिएगा उसको कि वो प्रॉपर क्या है। तो वो आपका आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे में पाया गया कुछ ऐसा बर्तन है या फिर ऐसे कोई वस्तु है, याद रखिएगा, तो उसका नाम पीजीडब्ल्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखिएगा जो आपके पुरातात्विक स्रोत और प्लस आपके साहित्यिक स्रोत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। अब चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है आपका जहां पर जो है हम देखेंगे कि और क्या बदलाव आया था इस समय। ठीक है, तो देखिएगा यहीं पर हम पहले बात करेंगे एक दासराग युद्ध के बारे में, फिर उसका प्रभाव देखेंगे, तब देखेंगे उत्तर वैदिक काल क्यों इतना फला फूला और कैसे फला फूला। ठीक है, देखिएगा इस युद्ध को याद रखिएगा। इतिहास में यह कहा जाता है कि सबसे पहला युद्ध जिसकी जानकारी हमको ऐसा साहित्यिक रूप से मिलती है। ठीक है, वरना कहीं पर भी हमें युद्ध की जानकारी जो है इससे पहले नहीं मिली है। आप अगर नोटिस करेंगे तो याद रखिएगा कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन में गए तो वहां पर किसी युद्ध की जानकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान जाएंगे, दासराग युद्ध है ये नाम। ठीक है, दासराग युद्ध, तो ये दासराग है ना, दासराग, याद रखिएगा, दासराग नहीं बोलेंगे, दासराग। ठीक है, तो दासराग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो युद्ध हुआ था वो मैंने बताया था दस्यु। ठीक है, दस्यु के साथ होने के कारण या दासों के साथ होने के कारण इसे क्या बोला गया, दसराग युद्ध बोला गया। ठीक है, अब इस युद्ध का प्रभाव देखिएगा, इफेक्ट। ठीक है, प्रभाव, इफेक्ट, तो याद रखिएगा ये जो तो ये जो दासराग युद्ध है, याद रखिएगा, इसका प्रभाव था कि उत्तर वैदिक काल को जो है अलग तरीके से संपन्न करने का। ठीक है, यानी उत्तर वैदिक काल में समझिए कुछ ऐसा समझिए कि लोहे की खोज होना, और लोहे की खोज होने के बाद जो है धीरे धीरे जो है अभी तक जो कबीले थे, ठीक है, अभी क्या हो रहे हैं, देखिए मैं कुछ कबीलों का नाम बता रहा हूं आपको, याद रखिएगा कुछ कबीले, इन कबीलों का कुछ नाम था। ठीक है, कबीला तो आप समझ पा रहे हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, जिनको हम कबीला कहते हैं इस समय में। ठीक है, तो इस समय जो है ना कुछ कबीलों के नाम है, याद रखिएगा, जिसमें साहित्य में या फिर हमारे ग्रंथों में 5 कबीलों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, अब ये 5 कबीले कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। तो पहला है पुरु। ठीक है, पुरु नाम याद रखिएगा, कुछ नाम ऐसे ही संस्कृत वाले नाम मिलेंगे। ठीक है, यदु, दह्यु, ठीक है, पुरु, यदु, दह्यु, और इसके अलावा याद रखिएगा अनु और तुवर्स, तुर्वास। ठीक है, याद रखिएगा ये 5 आर्यों के कबीलों के उल्लेख मिलते हैं, याद रखिएगा, ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में जो है इनकी जानकारी मिलती है, और इसी को कहते हैं पंचजन्य, पंचजन्य, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्हें पंचजन्य कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी पंचजन्य का जो लड़ाई है, ठीक है, इन्हीं की जो लड़ाई है, ये 5 जो कबीले दिख रहे हैं आपको,
अब इनका लड़ाई होने वाला बात है, ठीक है। अब होता क्या था समझिए, अब इस समय का क्या बात हो रही है। तो वैदिक काल में विश्वामित्र इनके पुरोहित थे जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी, ठीक है। तो अब भरत जन जो था, याद रखिएगा, देखिए इसको क्या बोलेंगे, पुरुजन, यदुजन, दह्युजन, अनुजन, तुवर्स जन, ठीक है। जन शब्द सबके साथ रहेगा, याद रखिएगा। कबीले को क्या कहते थे हम लोग, जन कहते थे, ठीक है। तो ये सभी जन है। उसी प्रकार एक कबीला और था, याद रखिएगा, जिसका नाम था भरत जन, ठीक है, भरत जन। और यहीं से आपको भारत शब्द का उत्पत्ति मिलेगा। जब आगे पढ़ेंगे कि भारत को किसने जीता था, तो भारत ने जीता था, ठीक है। तो ये भरत जन है, याद रखिएगा, जिसके कारण ही भारत का नाम पड़ा था। यानी वैदिक काल से हमारे जो भारत का जो क्षेत्र है उसका नामकरण जो है यहां से हुआ था, याद रखिएगा, इसी कबीले के क्षेत्र से, इसके राजा के जीतने पर, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा इसी का राजा था सुदास, ठीक है, सुदास, याद रखिएगा। तो अब होता क्या है, याद रखिएगा, इन पंजन्यों का जो युद्ध हुआ था, किसके साथ, सुदास के साथ। अब युद्ध का कारण क्या था, याद रखिएगा, या वॉर का कारण क्या था। तो सुदास ने क्या किया था कि सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जितने भी लोग थे, ठीक है, अगस्त ऋषि का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो इस समय जो है अगस्त ऋषि जो हुआ करते थे, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें इस समय में दो तीन ऋषियों का नाम आपको प्रॉपर याद रखना है, जो कि आपको याद रखेंगे आगे जाकर। एक नाम याद रखिएगा विश्वामित्र, एक वशिष्ठ, और तीसरा लिखेंगे आप अगस्त। ये तीन ऋषियों की कहानी है, जस्ट ये समय याद रखिएगा, ठीक है। तो हुआ क्या था, विश्वामित्र जो है इस समय के पुरोहित हुआ करते थे, इस समय कबीले के पुरोहित हुआ करते थे, ठीक है। आपने पढ़ा है पुरोहित राजा के साथ पुरोहित का काम होता था, है ना। तो हुआ क्या, सुदास ने क्या किया, विश्वामित्र को हटा करके गुरु वशिष्ठ को, ठीक है, अपना पुरोहित बना लिया, ठीक है। ये किसने किया था, सुदास ने। कारण याद रखिएगा, कारण था विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को गुरु बनाना, सॉरी पुरोहित बनाना, ठीक है। तो अपने पृष्ठ के तौर पर ये जाने गए, याद रखिएगा। तो विश्वामित्र को हटा दिया गया और वशिष्ठ को क्या कर दिया गया, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि जो विश्वामित्र थे इन्होंने क्या किया, पंचजन्य को, ठीक है, यानी ये जो पंचजन्य है, याद रखिएगा, इसके 10 राजाओं को, ठीक है, ये जो है ना पंचजन्य, इसके 10 राजाओं को, 10 राजाओं को याद रखिएगा इकट्ठा किया और सुदास से लड़वा दिया, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो 10 शब्द मिलता है, याद रखिएगा, 10 राम और दास राम, ये दोनों नाम इसी तरीके से जुड़ते हैं, याद रखिएगा। यानी 10 राजाओं के होने के कारण इसका नाम 10 से शुरुआत होता है, याद रखिएगा। और इसमें कई लोग शामिल हुए थे, आर्य और अनार्य सब शामिल हुए थे, इसलिए इसमें दास शब्द भी आता है, ठीक है। लेकिन मुख्य दो कारणों से जो आप कह पाते हैं कि 10 राग युद्ध जो हुआ था, याद रखिएगा, तो 10 राग युद्ध जो है ये 10 शब्द से है, क्योंकि कितने राजा थे इसमें, 10 राजा, ठीक है, पंचजन्य के 10 राजा, याद रखिएगा। और उसी प्रकार याद रखिएगा कि चूंकि इसमें आर्य अनार्य दोनों थे, तो दास शब्द भी आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मेनली आपको याद रखना है कि 10 राजाओं से युद्ध होने के कारण इसे 10 राग युद्ध कहा गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पुरु, यदु, दह्यु, अनु, तुवर्स, ये सभी संस्कृत नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, पुरु को याद रखिएगा, ठीक है। पुरु भूल जाएंगे तो मेन चीज भूल जाएंगे, और भगवान राम को आप भूल जाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से कहानी स्टार्ट होगी और ये रामायण काल की तरफ आगे बढ़ेगी, ठीक है, धीरे धीरे इसी तरीके से, क्योंकि पुरु से ही कुरु आएगा, और कुरु आएगा तो कुरुक्षेत्र बनेगा, महाभारत फिर यहीं पर होगा, है ना। तो आगे की कहानी भी इसी से जुड़ती चली जाती है, याद रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, पुरु को याद रखिएगा, बाकी यदु, दह्यु, अनु, तुवर्स जो है आप भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन पंचजन्य याद रखिएगा कि पंचजन्य में 5 आर्यों का उल्लेख मिलता है, इसको पंचजन्य कहते हैं, ठीक है। चलिए बोलिए, ये 20 में है।
चलिए, ठीक है। तो ये कारण आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से दसरा का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब इस युद्ध का परिणाम याद रखिएगा। तो परिणाम होता है, अच्छा, युद्ध कहां पर हुआ था ये भी आपको ध्यान देना है। तो युद्ध का जो स्थान था, ठीक है, ये था आपका पुरुषणी नदी, ठीक है, पुरुषणी नदी यानी कि रावी नदी, ठीक है। तो रावी नदी के तट पर हुआ था। बार बार मैं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, अगर किस्मत अच्छी हुई तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस आपसे मुलाकात होंगे, ठीक है, और आपसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा मैंने देखा है रावी नदी के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो पुरुषी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। और परिणाम निकल कर आता है इसमें, जो रिजल्ट आता है उसमें सुदास जीत जाता है, ठीक है। सुदास की जीत होती है, याद रखिएगा, सभी राजाओं को हराकर जो है अकेले ये जीत जाता है। और इसके कारण जो है भारत का जन होने के कारण ये पूरा क्षेत्र भारत का हो जाता है, याद रखिएगा। और इस तरीके से भारत जन का यह क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो सुदास जीत गया है दसराग युद्ध में, याद रखिएगा। और अब जो लोग हैं, याद रखिएगा, जो लोग जीते हैं वो सप्त सिंधु प्रदेश में रहेंगे। जो लोग हार गए हैं, इतने सारे आर्य हार गए अभी, ठीक है, कुछ आर्य हार गए, तो हारे तो ये क्या करेंगे, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में चले जाएंगे और ये द्रविड़ श्रृंखला को जन्म देंगे। और इस तरीके से जो है वैदिक काल में दो नए आर्यों का जन्म होता है, याद रखिएगा। एक हो गए आपके सप्त सिंधु के आर्य और एक होंगे आपके द्रविड़ आर्य, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है द्रविड़ आर्य यानी कि साउथ इंडियन जिसको आप कहते हैं, मूल निवासी जिसे कहते हैं, यही कारण है उनको मूल निवासी कहा जाता है साउथ इंडियन को, क्योंकि वो भी एक प्रकार से आर्य के ही एक अलग बंटवारे में आए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से जो है जो लोग जो है सप्त सिंधु प्रदेश में है, याद रखिएगा, इन्हें उत्तरी आर्य कहते थे। ये जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, सप्त सिंधु प्रदेश का है। और ये जो क्षेत्र है आपका, इसे कहते हैं द्रविड़ क्षेत्र, द्रविड़, याद रखिएगा। तो द्रविड़ श्रृंखलाओं में या द्रविड़ जो नाम आता है आपका, कि दक्षिण भारत के लोगों को द्रविड़ कल्चर वाले कहते हैं, याद रखिएगा। इसका कारण यही है, यहाँ का लैंग्वेज द्रविड़ इसलिए है क्योंकि ये जो है मूल निवासी यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, आर्य के ही बंटवारे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दस राग युद्ध से क्या हुआ कि दो लोग जो है अलग अलग तरीके से बट गए थे इसमें, ठीक है। तो ये जो बंटवारा हुआ था, इससे क्या परिवर्तन हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसके कारण जो है क्या परिवर्तन हुआ था, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब इस युद्ध के बारे में एक जानकारी मिलती है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब बताइए मुझे, इस युद्ध की जानकारी कहां मिलती है? मेमोरी अच्छा कीजिए आप लोग अपना, है ना। सातवें मंडल में याद रखिएगा। तो सातवें मंडल पर जो है, ऋग्वेद के सातवें मंडल पर इस दसराग युद्ध की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। दसराग युद्ध की जानकारी मिलती है, साथ ही साथ जो है इसके अलावा आप तीन बातें याद रखिएगा, ठीक है, कि सुदास जो जीत गया था, ठीक है, इसी प्रकार जो है इसके जीतने पर जो है इसने क्या किया, अन्य जो कबीले थे उनके साथ जो है वैवाहिक संबंध बनाए इन्होंने, ठीक है। इस तरीके से विवाह हुआ और नया एक कबीला जो है अब धीरे धीरे बड़ा हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो है कबीला बड़े हो गए। अब कबीला बड़ा हुआ तो लोग बढ़े, तो इसका नाम बदल गया। अब यहां से कहेंगे इसको जनपद, ठीक है। तो जनपद कैसे बना, अब समझिएगा कि जो पुरु था और जो भरत था, इससे बना आपका कुरु जनपद। तो इस तरीके से इस युद्ध का परिणाम आप देख सकते हैं कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि जो कबीला थे अब कबीला कहलाने लगे, जन से बन गए जनपद, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जन और जनपद की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, पुरु और भरत जन से बन गया आपका, ठीक है। और भारत शब्द की उत्पत्ति जो है राजा भरत से पहली बार यहीं से हुई थी। ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी, तो ये सुदास के पुत्र भरत से संबंधित है, याद रखिएगा। और यहीं से भरत जो है, भारत से जो भारत शब्द हमारे देश को मिला है, ये भी आप याद रखेंगे कि भारत शब्द या भारत देश शब्द की उत्पत्ति यहां से मानी जाती है,
ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है बट आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका, तो यहां से जो है जितने लोग हार गए, ठीक है, जो कबीला हार गए याद रखिएगा, वो अगस्त ऋषि के साथ कहां चले गए, दक्षिण की तरफ, याद रखिएगा। अगस्त ऋषि के साथ हारे, ठीक है, जो डिफेक्ट हुए याद रखिएगा, वो परास्त होने के बाद जो है अगस्त ऋषि के साथ दक्षिण भारत की तरफ चले गए, जिससे एक नई संस्कृति व सभ्यता का विकास हुआ, जिसे द्रविड़ सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो द्रविड़ सभ्यता का विकास यहीं से माना जाता है, याद रखिएगा, अगस्त ऋषियों के साथ। ठीक है, अब ये जानकारी कहां से मिलती है तो ध्यान रखिएगा, तो स्कंद पुराण, ठीक है, साक्ष्य के तौर पर आप लिख सकते हैं एविडेंस में, स्कंद पुराण से ये जानकारी मिलती है। स्कंद पुराण में ये लिखा गया है, याद रखिएगा, कि दक्षिण भारत का यह क्षेत्र जो है, ठीक है, पंच द्रविड़, या फिर एक नाम है याद रखिएगा, हाँ, पंच द्रविड़ जो है ये कहलाता था। ठीक है, तो ये दो प्रकार से बटा, याद रखिएगा, एक है आपका पंचगोंड और एक है आपका पंच द्रविड़। ठीक है, पंचगोंड जो है सप्त सिंधु प्रदेश वाले थे, और पंचगोंड जो है सॉरी पंच द्रविड़ जो है वो साउथ वाले थे, यानी दक्षिण की तरफ से। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, यहीं से दो सिस्टम बटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर्यों का विभाजन हुआ, एक कहलाए पंचगोंड और एक कहलाए पंच द्रविड़। ठीक है, पंचगोंड और दूसरे क्या कहलाए, पंच द्रविड़ कहलाए, याद रखिएगा। अब पंचगोंड में जो है कौन कौन शामिल होते थे, याद रखिएगा, तो देखिएगा इसमें जो प्रमुख है उनका नाम मैं बता रहा हूं आपको। पहला है आपके गोंड, दूसरे हैं सरस्वत, तीसरे हैं याद रखिएगा गोंड। ये गोंड जो है जाति से नहीं है, समझिए, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके कबीले से है, याद रखिएगा, यानी जिनको जनपद कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल डेवलप हो रहा है। सरास्वत हो गए, ठीक है, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, कान्यकुब्ज सुना है, कान्यकुब्ज। इसके अलावा जो है आपने सुना होगा मैथिली, इसके अलावा आपने सुना होगा ओखिली। ये सभी जो है पंचगोंड है, जो उत्तर भारत की तरफ रहते थे, याद रखिएगा। ये जो है आपके नॉर्थ इंडिया के हैं, उत्तर भारत, और ये आपके साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। ठीक है, अब दक्षिण भारत में देखिए कौन कौन रहते थे, तो याद रखिएगा, पहला तो महाराष्ट्र, गैजर, कर्नाटक, तेलग। ठीक है, इसके अलावा जो है एक नाम और याद रखिएगा, द्रविड़। ये सभी कबीले इस तरफ आ गए, और इस तरीके से स्टेट का जो नाम आप धीरे धीरे देखते हैं वो ऐसे ही बना है। तेलंगाना देखिए द्रविड़, ठीक है, उसके अलावा कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब इसी तरीके से कबीले से डेवलप हुआ है। ठीक है, तो भौगोलिक विस्तार याद रखिएगा। ठीक है, तो एक बेसिक फंडामेंटल था, ध्यान रखिएगा इसमें, उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम इसकी राजनीतिक व्यवस्था को देखिएगा, और सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था, चार देखने वाले हम लोग इसमें। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे, याद रखिएगा, राजनीतिक व्यवस्था की। देखिएगा, राजनीतिक जीवन में क्या बदलाव हुआ, तो ध्यान रखिएगा, राजनीतिक जीवन में बदलाव हुआ। ठीक है, अब ये बदलाव कैसा माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत जो है सबसे पहला काम हुआ, याद रखिएगा, जो कबीले थे
ठीक है, जिनको जन कहा जाता था उनका परिवर्तन हुआ, ठीक है, जन का ट्रांसफॉर्म हो गया, याद रखिएगा, किसमें, जनपद में, ठीक है। तो कबीलाओं का युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद क्या हुआ, ये कबीले जो है बड़े हो गए, जनसंख्या बढ़ी और ये कहलाया जनपद, ठीक है। तो ये जनपद कहलाया, ध्यान रखिएगा। जनपद, ठीक है, तो ये जनपद कहलाया, जन से जनपद बने। अब इसके बाद देखिएगा एक एक करके थोड़ा सा इसमें जो फैक्ट नए नए हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ एक आध एग्जाम्पल याद रखिएगा। जो मुख्य जनपद थे उनका नाम याद रखिएगा। मुख्य जनपदों में दो जनपद को मुख्य माना जाता है, याद रखिएगा। एक है आपका मुख्य जनपद में कुरु जनपद और दूसरा याद रखिएगा पांचाल जनपद, ठीक है। एक पांचाल जनपद, दूसरा कुरु जनपद, ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा जो है बहुत सारे जनपद बने थे, याद रखिएगा, जैसे कि कुरु बना था, याद रखिएगा, पुरु और भरत से, ठीक है, पुरु और भरत से कुरु बना, और क्रिवी से, याद रखिएगा, क्रिवी और तुवर्स से बना था आपका पांचाल, ठीक है। तो क्रिवी और तुवर्स, याद रखिएगा, उससे बना था पांचाल, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पर थोड़ा सा राजा के बारे में याद रखिएगा। सबसे पहला चीज याद रखिएगा, राजा का महत्व बढ़ा, ठीक है। राजा का पद कैसे हो गया अभी, वंशानुगत, ठीक है, मोनार्की सिस्टम आ गया। अब याद रखिएगा, राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होता है, राजा का बेटा राजा से, याद रखिएगा, यानी मोनार्की सिस्टम जो है यहां से डेवलप होता है, राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, चाहे वो योग्य हो चाहे अयोग्य हो, ठीक है। और उसके साथ ही साथ याद रखिएगा इसका महत्व बढ़ा, साथ ही साथ जो है सभा और समिति का महत्व घट गया, ठीक है। ये समाप्त नहीं हुए लेकिन महत्व घट गया, याद रखिएगा। अभी सभा समिति की बातें जो है कम सुनने लगे, वोट कम होने लगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो घटना हुई, याद रखिएगा, जो कि आपने पढ़ा था विदत, एक विदत के बारे में पढ़ा था आपने, विदत को समाप्त कर दिया गया, ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो विदत जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गया और सभा समिति का महत्व घट गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, चूंकि अब सभी जो लोग हैं, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो घटना घट रही है, याद रखिएगा, जब इंसान अपने आप को भगवान मानने लगता है ना, तो ये घटनाएं होने लगती हैं। तो याद रखिएगा, आप देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में कुछ एक मूवी आया था, याद रखिएगा, जिसमें एक राजा है, अपने आप को भगवान मानते हैं, है ना। इसी प्रकार से जो है ना, इस समय में अब यह हो गया कि राजा को एक सैद्धांतिक देवी शक्ति माना गया, यानी इसी समय से उत्तर वैदिक काल से जो है राजा को क्या बोल दिया गया है अब, कि देवी शक्ति माना गया। यानी किसी का भी जन्म हो रहा है राजा के घर में, तो उसको भगवान ने वरदान देके भेजा कि आपको राजा बनना है, लोगों का खून पीना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। हाँ, ये खून पीने वाला स्टेटमेंट नहीं है सही, बट ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि राजा जो बनने वाला है, इसको आप ये समझिए कि उसको भगवान बनने के लिए ये देवी शक्ति या देवी सिद्धांत वाले सिस्टम पे चला गया। मतलब आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का लेवल जो है ना, एक प्रकार से इंसान अपने तरीके से क्या बदलने लगे थे, ठीक है। तो और सबसे बड़ा पावरफुल कौन था यहाँ पर, राजा थे, ठीक है। तो अब समझिए, क्योंकि पूरा वर्ग जो है, पूरा सोशल जो है, समाज जो है, सोसाइटी, ये चार भागों में बटा हुआ है, ठीक है। अब इसके चार भाग हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ठीक है, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो देखिए, इन तीनों का ना बहुत इंपॉर्टेंट काम था, किसका, राजा का, क्षत्रिय होना, ठीक है, ब्राह्मण का, ठीक है, ये भी अपने क्या है शासन में पूरी तरीके से पावर रखता था, और वैश्य भी पावर रखता था क्योंकि इसके पास पूरे पैसे थे, ठीक है। ये तीन चीजें जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे, और शूद्र सबसे ज्यादा नीचे होता था। यानी कि अब शूद्र की स्थिति जो होती थी, याद रखिएगा, ये था सिर्फ घर के काम तक सीमित था, और इसका शोषण यहीं से स्टार्ट होता है। यानी उत्तर वैदिक काल से जो है अब शूद्रों का शोषण प्रारंभ होता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इसके पास पूरा अधिकार था कि पहले अपने आप को बदल सकता था ये, लेकिन समय दर समय जो है स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती गई और शूद्रों की स्थिति जो है दयनीय होती चली गई, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा, ठीक है, राजा देवी सिद्धांत को माना गया, राजा
देवी सिद्धांत को अपनाने लगे। ठीक है, मतलब जो राजा हुआ करते थे, याद रखिएगा, वो मानने लगे कि हमारा जो भी कुल में जन्म लेगा उसको भगवान ने भेजा है। ठीक है, मतलब यही होता है देवी सिद्धांत। क्या होता है देवी सिद्धांत? ये होता है, याद रखिएगा, जैसे आप बोलते हैं ना कि मेरा इस घर में जन्म क्यों हुआ है, भगवान ने जो चाहा वही हुआ है। आपका अपना चॉइस था क्या? ठीक है, किसी का अपना चॉइस नहीं है, लेकिन उस घर में जन्म लिया तो आपने। अब कोई भिखारी के घर पे जन्म ले रहा है जिसके घर में पैसा बिल्कुल नहीं है, कोई अमिताभ बच्चन के घर में जन्म ले रहा है ना, तो कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो ये जो सिद्धांत आया कि जो राजा बनने वाला है, इसका मतलब है भगवान ने उसे राजा बनाने के लिए भेजा है। ठीक है, भगवान ने भेजा उसको। ठीक है, तो इस देवी सिद्धांत के आधार पर जो है उत्तर वैदिक काल चलने लगा, याद रखिएगा। तो राजा का जो पद था वो वंशानुगत हुआ, साथ ही साथ जो है ये देवी सिद्धांत पर काम करने लगा कि राजा जो है यह मानने लगे, या राजा को भगवान का एक स्वरूप मानने लगे कि यहां पर जमीन पर भगवान नहीं है तो कौन भगवान है? राजा भगवान है। ठीक है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए थे इस समय, याद रखिएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, जब राजाओं की स्थिति इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगी, ठीक है, तो राजा जो है अपने आप में ईश्वर का अवतारवाद बन गया, ईश्वर का अवतार ही बन गया, याद रखिएगा। तो ये जो है एक सिद्धांत लाया, विस्तारवादी सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए जिसके हाथ में पावर आ जाएगा तो सबका लगेगा कि मैं ये भी ले लूं वो भी रख लूं अपने पास। ठीक है, इसी को बोलते हैं विस्तारवादी सिद्धांत। यानी राजा जो है अलग अलग जगह पर युद्ध करने के लिए तैयार था, और युद्ध कर करके, क्योंकि अब वो मानने लगा कि मैं ईश्वर का अवतार हूं, मुझे कौन हराएगा। ठीक है, और जब कोई नहीं हरा सकता तो मेरा एरिया पूरा होना चाहिए, मतलब मुझे कम से कम भगवान जैसा पूजो, है ना। तो उस तरीके की स्थिति लाने के कारण, याद रखिएगा, वो विस्तारवादी हो गया। और विस्तारवादी बनने के लिए जो है इसको सपोर्ट चाहिए था, और इसका सपोर्ट कौन किया? ब्राह्मण कर दिए। और ब्राह्मण ने सपोर्ट किया, मतलब अब यज्ञ करा करा कर जो है इनको भगवान के साथ जोड़ते हुए जाए, और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है अपने क्षेत्र का विस्तार करने लगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ यज्ञों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं। व्यापक में पूछा गया था कि पूर्व दिशा के राजा को क्या कहते थे। ठीक है, पूर्व दिशा के राजा को क्या कहते हैं, पश्चिम दिशा के राजा को क्या कहते हैं। तो दिशाओं के राजा हुआ करते थे, याद रखिएगा। मतलब जिस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, अगर उस क्षेत्र को जीतते चले गए आप, तो आपका नाम बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा, ऐसे दिशाओं के राजा हुआ करते थे। तो विस्तारवादियों में जो आपका दिशा होता है, ठीक है, तो दिशा के आधार पर याद रखिएगा, जैसे कि पूर्व, पश्चिम, ठीक है, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और याद रखिएगा सभी दिशा। तो याद रखिएगा दिशाओं के राजा, जैसे कि अगर आप पूर्व दिशा के राजा हैं तो आपको क्या बोलेंगे? तो याद रखिएगा पूर्व दिशा के राजा को बोला जाता था सम्राट। ठीक है, इसे कहते थे सम्राट। और उसी बाद पश्चिम दिशा को याद रखिएगा स्वराट। ठीक है, पश्चिम दिशा के राजा को क्या बोलते थे? स्वराट। ठीक है, वही उत्तर दिशा के राजा को विराट। ठीक है, विराट कोहली का नाम याद है आप लोग को? ठीक है, बस याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो सम्राट, स्वराट, विराट। ठीक है, अब दक्षिण के राजा जो होते थे, याद रखिएगा, जैसे कई बार आपने देखा होगा, कई बार सुना भी होगा कि दक्षिण में जो राजा हुआ करते थे, अभी आगे भी पढ़ेंगे आप, तो आप उनके नाम के आगे जो है भोजराज शब्द लगेगा। भोज, राजा भोज। ठीक है, तो हमेशा तुलना में आता है ना, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, है ना। तो कॉन्सेप्चुअली एक्चुअल में क्या है, दक्षिण भारत के जो राजा हुआ करते थे उनके नाम के आगे आपको भोज शब्द मिलेगा। ठीक है, तो ये जो भोज शब्द है ना, ये अपने नाम पे मिलता था, यानी इनको भोजराज कहते थे, भोज। ठीक है, और याद रखिएगा जो सभी राजा या सभी पर अधिकार रखते थे उनको कहते थे एकराट। ठीक है, इस तरीके से राजाओं की उपाधि देखी गई, याद रखिएगा, और इस तरीके से राजा जो है विस्तारवादी हो गए थे इस समय। ठीक है। ठीक है, तो यहां तक थोड़ा सा याद रखिएगा इनके कॉन्सेप्ट पे। तो ये था राजनीतिक जीवन इनका। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद जो है तीन बातें और हम डिस्कस करेंगे इस पे। ठीक है, राजाओं का नाम बदल गया, है ना, राजाओं को जो है सभी दिशा के लिए जो है याद रखिएगा। और हाँ, जो मध्य का राजा होता था, सेंटर का राजा होता था, उसको केवल राजा बोलते थे, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी राजा के विस्तारवादी नीति में ही आया था आपका राष्ट्रीय यज्ञ आया। ठीक है, वाजपेयी यज्ञ आया, अश्वमेध यज्ञ आया,
इस प्रकार के यज्ञ जो है इसी से चालू होते हैं, याद रखिएगा, ये विस्तारवादी सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, यानी राजा क्या चाहते थे कि अधिक से अधिक क्षेत्र को क्या कर ले, अपने अंदर कर ले। ठीक है, तो उनको लड़ना ना पड़े, तो इसके लिए क्या किया, अश्वमेध यज्ञ करा दिया। पूजा हुआ, पूजा के बाद एक घोड़ा छोड़ दिया गया, और घोड़ा को जहां तक पूजा करके जो राजा छोड़ देता था आगे और बढ़ा देता था, इसका मतलब है कि वो उस राजा के अधीन मान लिया करता था। ठीक है, और इस तरीके से राजा को लड़ना नहीं पड़ता था, अपने आप बातें चल जा रही थी आगे। ठीक है, तो इस तरीके से अश्वमेध यज्ञ बढ़ा। ठीक है, राजसूय यज्ञ याद रखिएगा, राजसूय यज्ञ जो है विशेष तौर पर ये हमेशा नए राजा के शुरुआती समय के लिए जो ये पूजा या यज्ञ कराया जाता था। ठीक है, जब राजा अपने बेटे को राजा बनाने वाला होता था तब राजसूय यज्ञ कराया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से राजाओं के यज्ञ होने से उनकी शक्तियों का प्रभाव देखने के माना जाता था कि ऐसे उनकी शक्तियों में बदलाव आ रहा है, विस्तारवादी राजा बन रहे हैं ये। ठीक है, अब इसी के बाद देखिएगा, यहां से तीन बातें और ध्यान रखिएगा। कौन कौन से तीन बातें? ठीक है, तो राजा का पद आपको समझ में आ गया। अब देखिए राजा के जो सपोर्ट के लिए ना, यहां पर जो रत्नीन था वो ध्यान रखिएगा, रत्नीन। ठीक है, इनकी संख्या बढ़ा दी गई, रत्नीनों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, तो पहले कितने होते थे याद रखिएगा, 7 के आसपास। अभी जो है रत्नीन की संख्या बन गई कितनी, 12। ठीक है, और 12 रत्नीन जब हुए याद रखिएगा, तो इनमें सबसे प्रमुख था, यानी मेन जो अधिकारी हुआ करता था, ठीक है, वो था सेनानी, सबसे प्रमुख सेनानी जो है प्रमुख हुआ करता था, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, और याद रखिएगा, अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने सुना है पहले भी, बलि प्रथा के बारे में। बलि यानी कर, याद रखिएगा। तो ये जो है पहले स्वेच्छा से दिया जाता था, जो आपकी इच्छा है वो दी जाती थी, लेकिन अब जो है इसको नियमित कर दिया गया, याद रखिएगा। अब आपको रेगुलर पे करना पड़ेगा। ठीक है, कितना पे करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा, अपनी कमाई का यानी इनकम का 16वां भाग। ठीक है, अपने इनकम का 16वां भाग आपको देना पड़ेगा, किसको, राजा को, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका राजनीतिक व्यवस्था। नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, सामाजिक जीवन की बात करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सामाजिक जीवन की बात करते हैं इनके। ठीक है, तो देखिएगा सामाजिक जीवन अब कैसा था, या इनका आधार क्या था। तो याद रखिएगा सामाजिक जीवन का जो आधार कहलाता है इनका, सामाजिक जीवन। ठीक है, सामाजिक जीवन का जो प्रारंभिक स्तर था, याद रखिएगा, जिसमें वही सारी चीजें थी। परिवार जो था, याद रखिएगा। ठीक है, परिवार जो था ये सबसे छोटी इकाई थी समाज की। उसके बाद क्या आता था, विस। ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी, ग्राम, विस, और उसके बाद आपका अभी जो आता है, याद रखिएगा, जन। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस वही हुआ करता था, याद रखिएगा। यानी सबसे छोटा इकाई जो होता था वो परिवार होता था, जिसको कुल कहते थे, याद रखिएगा। इससे बनता था आपका ग्राम, उसके बाद बनता था आपका विस, और विस के बाद बनता था जन। लेकिन अब जन की जगह पर क्या हो गया था, जनपद, याद रखिएगा। ठीक है, तो जन की जगह पर जनपद शब्द आने लगा, याद रखिएगा, क्योंकि अब जो है कबीलाओं का जो संख्या था वो बढ़ गया था। ठीक है, अब पहले क्या होता था, 10 से लेकर 20 संख्या हुआ करता था, अभी 20 से लेकर 100 की संख्या में आने लगे, तो इनकी संख्या बढ़कर क्या हो गई, जनपद हो गई। ठीक है, अब यहां पर जनपद शब्द आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है समाज कैसा है, तो याद रखिएगा पैट्रियार्कल समाज कहते हैं, याद रखिएगा, पैट्रियार्कल समाज या फिर पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक समाज यानी पुरुषों का अधिकार बढ़ गया। ठीक है, और पुरुषों का अधिकार बढ़ेगा तो किसका अधिकार घटेगा, हाँ, स्त्रियों का अधिकार व स्थिति में पतन।
ठीक है। तो इनकी स्थिति में जो है डाउनफॉल आ गया, देखिएगा पतन हो गया, यहाँ पर धीरे धीरे जो है उनका अधिकार गिर गया, ठीक है, अधिकार क्षेत्र गिर गया। और इसी आधार पर आपको 3 बातें याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा समाज जो है 4 वर्गों में बढ़ गया, अब एकदम कंफर्म बढ़ गया था, ठीक है। अभी तक क्या था, समाज जो है आप चाहते तो अपने आप को किसी वर्ग में रख सकते थे, यानी आप अच्छे शिक्षा ग्रहण करके ब्राह्मण बन सकते थे, आप क्षत्रिय बन सकते थे। तो उस समय क्या था, कर्म प्रधान था, आप काम को सीख करके उस काम को कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब इस समय क्या हुआ, समाज जो है स्पष्ट हो गया पूरी तरीके से, जैसे अभी स्पष्ट एकदम कि ये ब्राह्मण, ठीक है, ये क्षत्रिय और ये वैश्य और ये शूद्र, ठीक है। तो उसी प्रकार, हालांकि अभी आपको पता नहीं चल पाएगा कि शूद्र क्या है और वैश्य क्या है, क्योंकि अभी क्या है, हम काम को ही आधार देखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर बताइए कोई क्षेत्र की रक्षा करने वाला क्षत्रिय मिल जाए, अभी तो नहीं है, ठीक है। केवल आप अपने आप में सुनेंगे कि राजपूत शब्द आ जाएगा, ठीक है। क्षत्रिय के नाम पर जो है राजपूत जैसे शब्द मिलेंगे आपको, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं है, मतलब कोई जो है अभी आप क्या है, वंश के आधार पर हो गया है, इसलिए जो है अभी सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया कि जो समाज है वो 4 वर्गों में रहेगा, ठीक है। 4 वर्गों में कौन कौन सा, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, याद रखिएगा। यानी समाज जो है स्पष्ट रूप से जो है 4 वर्गों में बढ़ गया, याद रखिएगा। तो अब जो है ये वर्ण व्यवस्था जो है, 4 वर्गों वाला जो वर्ण व्यवस्था है, ये कैसा हो गया है, अब वंश आधारित है, याद रखिएगा, ठीक है। इसे हम वंश आधारित कहते हैं, यानी पिता का जो वर्ण होगा वही पुत्र का वर्ण होगा, ठीक है। इसी को हम वंश आधारित वर्ग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्राह्मण का काम क्या था, शिक्षा देना, ठीक है। क्षत्रिय का काम क्या था, क्षेत्र की रक्षा करना, वैश्य का काम था व्यापार करना, और शूद्र का काम था सेवा करना। इस तरीके से 4 काम दे दिया गया और समाज इसी तरीके से चलने लगा अभी, ठीक है। तो ये 4 काम बट करके समाज जो है स्पष्ट हो गया, सामाजिक जीवन में इस तरीके से कार्य होने लगे थे, ठीक है। अब इसी के बाद देखिएगा, ऐसे कारणों से जो है ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा, ठीक है। क्षत्रिय जो है अपने आप को राजा घोषित करने लगे, यानी क्षत्रिय कहीं ना कहीं अपने आप को क्षेत्र की रक्षा में तो शामिल किए, क्योंकि सैनिक व्यवस्था से लेकर राजा तक की व्यवस्थाओं में क्षत्रिय शामिल हुए, ठीक है। तो उसी सहित याद रखिएगा कि ब्राह्मण जो है अपने अनुष्ठानों और धार्मिक कार्यों के आधार पर जो है अपने आप को उच्च दिखाने लगे। तो दोनों चीजें याद रखिएगा, दोनों के मध्य देखिए ये 4 महीना लड़ने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं, ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय, याद रखिएगा। और आपस में समाज में ऊंचा अधिकार प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे, ठीक है। क्षत्रिय बोलने लगा कि मेरे बाजुओं में दम है और मैं जो है इस क्षेत्र की रक्षा करता हूं, तुम मेरे अंडर रहते हो, यानी समाज जो है इसके अधीन जो है, मेरा सब कुछ मेरे इसके अधीन है, ठीक है। तो ब्राह्मण बोलते हैं, याद रखिएगा, कि तुमको क्षत्रिय बनाया किसने, ठीक है, तुमको शिक्षा दिया किसने, तुमको ये सब पाठ पढ़ाया किसने। तो ब्राह्मण भी अपने आप को ऊंचा समझने लगे, ठीक है। इन दोनों में कहीं ना कहीं क्लेश चलने लगा, यानी समाज जो है अब इन दोनों के एक समझिए कि दोनों पटरियों में चलने लगे थे। कोई भी एक दूसरे के साथ जो है ऊंचा नीचा दिखाना कभी इसमें कसर नहीं छोड़ते थे, यानी ब्राह्मण को मौका मिला क्षत्रिय को नीचे दिखाने लगे, क्षत्रिय को मौका मिला ब्राह्मणों को नीचे दिखाने लगे, ठीक है। लेकिन फायदा किसको हुआ, याद रखिएगा, ब्राह्मण को। क्यों, क्योंकि शिक्षा था और बुद्धिमान था, और शिक्षा बुद्धिमान की कले पर जो है, याद रखिएगा, उसने ये तय कर दिया कि मैं करूंगा कुछ नहीं, लेकिन मैं चलाऊंगा तो राजा को सीधे, ठीक है। कैसे, तो पुरोहित बनकर। अब इस तरीके से ब्राह्मण ने क्या किया, याद रखिएगा, उसने बोला कि अगर आपको क्षेत्र में विस्तार करना है, यानी आपको अधिक से अधिक क्षेत्र चाहिए, तो यज्ञ करिए, जैसा मैं बोलूंगा वैसा कीजिए। तो राजा भी अब क्या हुआ, नतमस्तक हो गया और उसके सामने ब्राह्मणों के सामने झुक गया वो, ठीक है। और इस तरीके से जो है पूरे इन 4 वर्गों के समाज में जो है सबसे ऊंचा कौन बन गया, ब्राह्मण बन गए, ठीक है। उसके बाद फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र का नंबर आने लगा, ठीक है। अब इसके बाद एक बात समझिएगा कि अब दिक्कत किसके साथ होने लगी, दिक्कत हुआ किसके साथ, शूद्रों के साथ। उपनयन संस्कार का अधिकार समाप्त कर दिया गया इनका, ठीक है। और उपनयन संस्कार का अधिकार समाप्त कर दिया मतलब शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है, क्योंकि शिक्षा के लिए आपको पहले कौन संस्कार पूरा करना पड़ता था, उपनयन का, ठीक है। अब उपनयन नहीं होगा तो शिक्षा कहां मिलेगा, और शिक्षा नहीं मिलेगा तो आप बाकी काम क्या करेंगे, तो सेवा का ही काम करेंगे फिर, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी चीज थी, याद रखिएगा, जो शिक्षा को इनसे बचा दिया गया, शिक्षा इनसे हटा दिया गया इनके लाइफ से, ठीक है। और शिक्षा का अधिकार या उपनयन संस्कार का अधिकार केवल 3 लोगों को दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा, इनको व्यापार का अधिकार था, तो सारे पैसा यानी पूरा का पूरा जो धन है वो वैश्यों के पास अधिकांशता हुआ करता था, ठीक है। और ये जो है राजा को क्या देते थे, कर देते थे, टैक्स देते थे। इस तरीके से राजा के पास पैसा ज्यादा था, ठीक है। राजा ब्राह्मण को पैसा देता था क्योंकि अनुष्ठान कराना था। इस तरीके से ये फ्लो चलता था, पैसे का फ्लो,
ठीक है, यानी ये सिस्टम ऐसा चलता था, याद रखिएगा, कि तीनों जो है अलग अलग अपने हिसाब से काम करते थे। शूद्र जो होता था, याद रखिएगा, ये सेवा के आधार पर धीरे धीरे अपने जीवन को धीरे धीरे खींच रहा था, जैसे तैसे मैनेज कर रहा था। ठीक है, इस तरीके से ये समाज इस प्रकार से बन गया उत्तर भारत का उत्तर वैदिक समाज। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इस प्रकार से जो है समाज चलने लगे। ठीक है, तो एक बात यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विज किसे कहा जाता है। ठीक है, एक शब्द है, याद रखिएगा, द्विज। तो जिनका 2 बार जन्म होता है उसको हम द्विज कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उपनयन संस्कार से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों को जो है, इन तीनों में, हालांकि तीनों का अधिकार था उपनयन संस्कार का। ठीक है, तो द्विज याद रखिएगा, उपनयन उपनयन संस्कार के अधिकार पात्र। ठीक है, मतलब जिनको भी उपनयन संस्कार का अधिकार था वो द्विज कहलाने लगे थे, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ी महिलाओं की स्थिति देख लेते हैं हम लोग, सामाजिक जीवन है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, महिलाओं का जीवन जो है कैसा था उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, देखिएगा, महिलाओं का जीवन, तो पहला याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार समाप्त। ठीक है, शिक्षा का अधिकार समाप्त कर दिया गया इनका। इसके अलावा जो है, याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार तो समाप्त हुआ ही हुआ, इसके अलावा जो है इनकी स्थिति में धीरे धीरे जो है लगातार पतन होने लगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, स्त्रियों से जो है पैतृक संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया, पैतृक संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पैतृक संपत्ति का अधिकार जो है, जो पिता से अपने पुत्री को मिलता था, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे आप सामान्य तौर पर देखते हैं, पुत्र को और पुत्री को दोनों को पैतृक अधिकार होता है। ठीक है, तो इस समय जो है स्त्रियों को जो है अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है धीरे धीरे जो है अब प्रथा कुछ चालू होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहीं पर देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र व्यवस्था स्थापित हुआ। ठीक है, इसको हम अलग से याद रखेंगे। ठीक है, गोत्र व्यवस्था का प्रारंभ, गोत्र व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, याद रखिएगा, गोत्र व्यवस्था जो है प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब ये गोत्र शब्द की उत्पत्ति जो है गोष्ठ से हुई है, और गोष्ठ मतलब यहां पर क्या है, गाय है, गोधन। ठीक है, तो गोधन शब्द याद रख लीजिएगा, जिसके पास जैसा गाय या एकत्रित स्थान, वो उसका गोत्र कहलाता था। ठीक है, तो गोत्र जो है याद रखिएगा। अच्छा, आपने नोटिस किया है कि गोत्र में, समान गोत्र में विवाह प्रतिबंधित है, ऐसा सुना है आप लोगों ने? ठीक है, तो समान गोत्र में विवाह प्रतिबंधित क्यों है, आपको पता है कैसे प्रतिबंधित है? मतलब क्या कारण है ऐसा प्रतिबंधित होने का? बन जाते हैं अपने आप? कैसे कैसे बनते हैं, मतलब क्या कारण था ऐसा कि? देखिए समझाता हूं। हाँ, पूर्वज एक ही होते हैं। ठीक, समझिए, देखिए समझाता हूं। तो देखिए, जनरली जो है ना, ये जो गोधन है, यानी गोधन का मतलब गायों की संख्या से संबंधित है, तो जहां पर गाय बांधे जाते थे, याद रखिएगा, वहां पर उस व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, और यहीं से गोत्र जो शब्द आया है, याद रखिएगा, पहले जो गोत्र हुआ करता था वो ऋषियों के नाम पे होता था, अगस्त गोत्र। ठीक है, ऐसे जो ऋषि हुआ करते थे, 8 जो ऋषि हैं, याद रखिएगा, मुख्य तौर पर उन्हीं के नाम पर गोत्र बन गया था। ठीक है, पहले जो है ऋषियों के नाम पर गोत्र बोले जाते थे, याद रखिएगा, लेकिन समय बदलता गया, ऋषि अब 8 ही ऋषि हैं, उनके बाद कौन सा नाम रखें, तो अपने हिसाब से नाम गोत्र के हिसाब से रखा गया। ठीक है, तो जब हुआ क्या, याद रखिएगा, कि एक जो पिता था, उस पिता के आधार पर जो उसके पास गोत्र थे, ठीक है, यानी कि गोधन था, तो उसके पास मान लीजिए उच्च गोत्र का था, वो गायों की संख्या बहुत ज्यादा थी उसके पास। ठीक है, उसके 2 बेटे हुए। ठीक है, उन दोनों बेटे के फिर 2 बेटे हुए, ऐसे करते करते गोत्र तो एक ही रह गया।
क्योंकि वो एक ही गोत्र से आए हुए हैं, ठीक है, और सभी अपने आप को धनी और उच्च बताना कोशिश करेंगे। तो अब सोचिए ये बढ़ते बढ़ते जो है 25 गोत्र तक आगे बढ़ गए, यानी 25 जनरेशन आगे बढ़ गया, ठीक है। अब 25 जनरेशन के बाद भी तो पिता एक था वहां पर, ठीक है। तो अब ऐसे आधार पर जो है ना कहीं जो है घूम फिर कर जो है पूरे विस्तार हुए, क्योंकि देखिए प्रारंभिक समय में संख्याओं को देखेंगे आप तो आपको यहाँ पर 400-500 के से ज्यादा लोग नहीं नजर आएंगे, लेकिन अब की संख्या कितनी है तो आप देखेंगे अभी करोड़ों वाले संख्या पे है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब इनकी संख्या की बात करते हैं तो हम 25 जनरेशन की बात करते हैं, याद रखिएगा। तो उस 25 जनरेशन के आधार पर जो है ये सारी जो संख्या है वो एक ही स्थान से आया है, एक ही स्थान से आने के कारण जो है ये संक्रमित माना जाता है, याद रखिएगा, जो बीमारी फैलाता है, ठीक है, कि एक ही प्रकार के गोत्र विवाह करने पर जो है इंसान, ठीक है, खासकर डीएनए और क्रोमोजोम्स वाले जैसे इश्यूज या बीमारी जैसे हो सकते हैं, याद रखिएगा। इस कारण से जो है इसको प्रासंगिक रखा गया कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कारण क्या है, केवल ये क्षेत्र वैदिक काल, याद रखिएगा, यहीं से वो सारी चीजों की शुरुआत हुई थी, गोत्र की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ये कारण था, याद रखिएगा, एक ही गोत्र होने से जो है ये कहीं ना कहीं जो है डीएनए और क्रोमोजोम्स जैसे वैल्यू जो है वो एक प्रकार के दर्शाए जाते थे कि ऐसे होने से जो है बच्चे पे, जो खासकर उनसे जो उत्पन्न बच्चा होगा वो कहीं ना कहीं बीमार पैदा होगा और उन्हें जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए जो है ऐसा मना किया गया, याद रखिएगा। और आपने नोटिस भी किया होगा कई लोग जो है कुछ ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, याद रखिएगा, जहां पर आज भी जो है अपने ममेरे भाई से, ठीक है, फुफेरे भाई से इस तरीके से विवाह होता है ना। आप उस जगह पर देखेंगे कि उनके पुत्र में कहीं ना कहीं विसंगतियां पाई जाती हैं, या तो कहीं सिकलिंग की बीमारियां होंगी, ठीक है, या किसी प्रकार की विशेष प्रकार की बीमारियां देखने को मिल सकती है। और ये मैं यथार्थ रूप से नहीं कह सकता, लेकिन ये अधिकांशता ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है एक ही गोत्र में विवाह कर लेना, ठीक है। तो ऐसे कारणों से जो है एक ही गोत्र में विवाह होने से जो है एक बीमार या बीमारी जो है खासकर ब्लड रिलेशन में खासकर ऐसी बीमारी को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये यही कारण है। और हमारे यहाँ जो है ना आज भी जो हमारी सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, इसमें ये माना जाता है कि ये एक गोत्र का होना, ठीक है, भाई बहन जैसा स्वरूप दिखाया जाता है उसको, ठीक है। तो उसका कारण यही था क्योंकि उसमें पूर्वज जो है ना कहीं हम एक पूर्वज का माना जाता है इसको, ठीक है, ये कारण था। चलिए, तो ये याद रखिए गोत्र व्यवस्था का प्रारंभ हुआ गोधन से, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा जबालोपनिषद के बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा जबालोपनिषद में जो है 4 प्रकार के, ठीक है, आश्रमों की जानकारी दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि छांदोग्य उपनिषद में कितने आश्रम की जानकारी दी गई है, तो ध्यान रखिएगा छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम की जानकारी मिलती है, ठीक है। जबालो में 4, छांदोग्य में 3 आश्रमों के बारे में सामाजिक रूप से जानकारी दी गई है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा, गृहस्थ, ठीक है। कितने ऋणों से मुक्ति मिलती है इसमें, हाँ, कितने ऋणों से, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, कि गृहस्थ जीवन में किन किन ऋणों से मुक्ति मिल सकती है। पितृ ऋण, इसके अलावा इसको नोट करके आप कहीं पर लिख लीजिएगा। पहला है आपका देव ऋण, ठीक है। दूसरा है आपका पितृ ऋण, ठीक है। और तीसरा याद रखिएगा जो समाज के लिए काम किया जाता है, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है आपका ऋषि ऋण। तो ये 3 चीजें जो है, याद रखिएगा, गृहस्थ आश्रम में जाने से जो है, गृहस्थ आश्रम को प्राप्त करने से, ठीक है, उसमें जीवन जीने से 3 प्रकार के ऋणों से मुक्ति मिलती है, ये बताया गया है, ठीक है। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ठीक है। अब देखिए ऋषि ऋण कैसे, तो ध्यान रखिएगा जब आप गृहस्थ जीवन पहुंचते हैं, ठीक है, तो गृहस्थ जीवन कैसे पहुंचते हैं, याद रखिएगा वेदों का अध्ययन करके, ठीक है। तो वेदों का अध्ययन करने के बाद जो है जो ऋषि का ऋण था, याद रखिएगा, जब आप उनको वापस चुकाते हैं उसे, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि शिक्षक को जो है फिर एक वापस किया जाता है, ठीक है। तो कई बार इस ऋण की बात की जाती है, याद रखिएगा, जिसे ऋषि ऋण कहा जाता है, ठीक है। पितृ ऋण जो है पुत्र के जन्म के बाद जो है पितृ ऋण जो है समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार देव ऋण जो है, याद रखिएगा, विभिन्न प्रकार के यज्ञ, क्योंकि विवाह के दौरान जो है बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते थे, याद रखिएगा, उसके बाद देव ऋण जो है समाप्त हो जाता था, ठीक है। तो ये इस प्रकार से 3 ऋण जो है समाप्ति की जानकारी मिलती किससे, गृहस्थ आश्रम से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा
ज्ञान देने का आता है, ठीक है। मतलब ज्ञान देने का मतलब होता है कि जब हम उसको वापस कर रहे हैं, ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं समाज के लिए हम काम कर रहे हैं, एक्चुअल में समाज के बारे में है, ठीक है। लेकिन जब आपने 0 से लेकर 25 वर्ष तक जो अध्ययन किया, उस अध्ययन का यूज कहां पर किया? गृहस्थ जीवन में, ठीक है। उसके बारे में जानकारी मिलता है, हम उसी आधार पर जो है अब उस वेदों का अध्ययन करने के बाद हम नेक्स्ट अध्ययन में जाते हैं, ठीक है, आश्रम में जाते हैं, तो वो आश्रम जो है आपका गृहस्थ होता है। तो जब आप उस कड़ी को पार करते हैं, इस प्रकार से आप ऋषि ऋण को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो ऋषि ऋण क्या है? आपको जिसने अध्ययन कराया, आप उसको पूरा कर पाए, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि जब जब भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो है हम ऋषि ऋण वापस करते हैं, यानी शिक्षक ऋण प्राप्त वापस करते हैं, ठीक है। जैसे अभी का समय जो है वो बहुत अलग ही है, ठीक है। अभी तो हम शिक्षक और ऋषि बिल्कुल कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है एक व्यवसाय बन चुका है, ठीक है। पहले ये व्यवसाय नहीं हुआ करता था। आप अपनी मन इच्छा से जो है आप ऋषि को ऋण देते थे, याद रखिएगा, उसका कुछ अनुपालन करते थे, ठीक है। कई बार आपने एकलव्य के तो बारे में सुना ही है, अंगूठा ले ले रहे, ठीक है। तो ये उस तरीके के समझिए कि एक तरीके से जो है इस प्रकार से ऋषि ऋण पूरा होता था। जब आपको कोई कला में निपुण कर दिया जाता था, आपका जो युद्ध कला है या फिर शिक्षा कला है या किसी भी कला में जो आप निपुण होते थे, ठीक है, उस कला में निपुण होने के बाद जो है आप रिटर्न करते थे किसको? ऋषि को रिटर्न करते थे, ठीक है। या तो अगर आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं और आप जिस एम के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, यानी उद्देश्य से आए हुए हैं, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है, तो आपका ऋषि ऋण ऐसे ही पूरा हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ऋण पूरा किया जाता था, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, अब थोड़ा सा बात करते हैं समाज के जो है स्थितियों में, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा यहां पर हमने जो है ये दो बातें लिखी थी, महिलाओं के जीवन में शिक्षा का अधिकार समाप्त कर दिया गया, पैतृक संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया था। लेकिन साथ ही साथ याद रखिएगा, अब जो है दहेज प्रथा जो है काफी तेजी से बढ़ने लगा। दहेज प्रथा और साथ ही साथ पर्दा प्रथा, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होता है आपका दहेज प्रथा, याद रख लीजिएगा। दहेज प्रथा, तीन आश्रम जैसे कहने का मतलब है कि उसमें तीन आश्रम की जानकारी मिली है, ठीक है, जिसमें जो है संन्यास आश्रम नहीं मिलता है, याद रखिएगा। सेम वही सारी चीजें होंगी, बस एक आश्रम की जानकारी उसमें नहीं मिली है कि छांदोग्य उपनिषद में जो है तीन आश्रम के बारे में बताया गया है, ठीक है, एक आश्रम नहीं मिला है। जबालो उपनिषद में जो है चार आश्रम के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। तो वो क्या हुआ है, टाइम को बदल दिया गया है। जैसे आपका जो पहला जो समय था जिसमें आप 25-25 साल तक कैलकुलेट कर रहे थे, अब ये जो है 100 साल को ना बता करके सिर्फ बताया गया है कि इसमें तीन आश्रम की जानकारी मिलती है, ठीक है। ये उम्र देखिए, जबालोपनिषद में क्या है, प्रॉपर तरीके से ये बात बता दिया गया है कि ये जो है 0 से लेकर 25, 25 से लेकर 50 और 50 से लेकर 75 और 75 से 100 तक होगा, ठीक है। लेकिन जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें समय का कोई भी तरीका नहीं दिया गया है, ठीक है। केवल आश्रम के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो दहेज प्रथा जो है काफी तीव्र से बढ़ता गया, याद रखिएगा। इसकी जो स्थिति थी दहेज प्रथा की, वो काफी तेजी से बढ़ गया था, ठीक है। अब इसी के बाद देखिएगा तीन चार बातें और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखिएगा, जिसमें इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाला था, ठीक है। ये क्वेश्चन था आश्रम की व्यवस्था से, याद रखिएगा, गृहस्थ आश्रम से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अब इसमें देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको स्त्री की स्थिति में जो गिरावट आया था उसको फिर से दोहराता हूं, समझिएगा, ठीक है। तो अब जो है पर्दा प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी, दहेज प्रथा जो है काफी तेजी से बढ़ा था, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा की शुरुआत सबसे तेजी से कब हुई थी? उत्तर, ठीक है, वैदिक काल में ये स्टार्ट हो गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, पीएससी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कि पुत्री को दुख का कारण, ठीक है, पुत्री को दुख का कारण किस ग्रंथ में बताया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पुत्री के होने पर दुख जो है काफी तेजी से बढ़ता था, ऐसा कहा जाता था, तो याद रखिएगा, पुत्री को दुख का कारण, ठीक है, ये बताया गया था, याद रखिएगा, पुत्री को दुख का कारण बताया गया है, याद रखिएगा, ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ में। ऐत्रेयी
ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है, ऐतरेयी। इसके बाद देखिएगा एक और स्टेटमेंट जो कि मैंने आपको कल बताया था कि किस तरीके से मैत्री संहिता में एक बात कही गई है, याद रखिएगा, मैत्री संहिता, ठीक है। तो कहा गया है, याद रखिएगा, सूरा, सराब, जुआ, ठीक है, सूरा, शराब, जुआ, और उसके अलावा याद रखिएगा स्त्री, तीनों को दुख का कारण या समाज की बुराई बताया गया है, ठीक है, किसमें, मैत्री संहिता में, ठीक है। तो सूरा शराब है, पासा जुआ है, याद रखिएगा, और स्त्री को, तीनों को जो है समाज के लिए बुराई कहा गया है मैत्री संहिता में, याद रखिएगा, ठीक है। तो महिलाओं की स्थिति से आप समझ सकते हैं कि इस समय क्या स्थिति हो रही थी महिलाओं के बारे में, ठीक है। तो महिलाओं की स्थिति जो है सम्मानित नहीं थी, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इस समय जो है 3 विदुषी महिला का नाम याद रखिएगा, जैसे हमने अपाला का नाम याद है, लोक, ठीक है। तो विदुषी महिलाओं का नाम याद रखिएगा, इस समय विदुषी महिलाएं थी, ठीक है, विदुषी महिलाएं। सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, गार्गी, ठीक है, गार्गी का नाम याद रखिए, क्योंकि कई बार जो है गार्गी का नाम आएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद है मैत्रेयी, ठीक है, मैत्रेयी याद रखिएगा, और एक है आपका कात्यायनी, कात्यायनी, गार्गी, मैत्री, कात्यायनी, ये सभी विदुषी महिला हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, बाकी भोजन में विस्तार हुआ, याद रखिएगा, सामाजिक गतिविधियों में याद रखिएगा कि समाज में जो है अब भोजन का विस्तार होगा, यानी भोजन जो है अब विभिन्न प्रकार के पकवान जो है मिलना चालू हो जाएंगे, क्योंकि समाज में क्या हुआ है, कृषि का विस्तार हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा आर्थिक जीवन की बात करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आर्थिक और धार्मिक जीवन थोड़ा सा पॉइंट है, याद रखिएगा, इनको थोड़ा सा में कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में। देखिएगा अब आर्थिक जीवन में जो है आपको 3 बातें ध्यान रखना है कि आर्थिक रूप से जो है पहले ये जो है प्रमुख व्यवसाय के रूप में क्या करते थे, ये पशुपालन करते थे, लेकिन क्या हुआ, धीरे से अब लोहे की खोज हो गई है, तो अब लोहे के उपकरण, ठीक है, जो आयरन के टूल्स हैं, याद रखिएगा, या एग्रीकल्चर टूल्स हैं, याद रखिएगा, उसका प्रयोग करके ये कृषि में काफी अच्छा काम करने लगे थे। इसी कारण जो है अब इस समय का जो कृषि होगा वो अधिशेष कृषि कहलाएगा। अधिशेष कृषि का मतलब होता है, याद रखिएगा, कि ऐसी कृषि जिसमें हमारा उत्पादन जितना होता है हम उतना कंज्यूम तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, बच जाता है, जिसको हम व्यापार में भेज सकते हैं, यानी व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं उसका, ठीक है, इसे कहते हैं अधिशेष कृषि। तो याद रखिएगा जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक जीवन, याद रखिएगा, अब इस समय जो है मुख्य व्यवसाय क्या हो गया है, कृषि, याद रखिएगा, कैसे, तो लोहे की खोज से, ठीक है, तो लोहे की खोज जैसे ही होती है, याद रखिएगा, इस समय इनका जो मुख्य व्यवसाय था, ठीक है, वो लाइव स्टॉक से बढ़कर जो है अब कृषि की तरफ चला गया, याद रखिएगा। अब हम इसे कैसे माने कि व्यवसाय जो है, ठीक है, तो दूसरा प्रमुख व्यवसाय अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा कृषि के बाद आता है अब पशुपालन, ठीक है, तो कृषि के बाद पशुपालन का नंबर आता है, ये ध्यान रखिएगा, कृषि के बाद पशुपालन होता था, ठीक है। अब कृषि कैसे होती थी, तो याद रखिएगा अधिशेष होती थी, ठीक है, एक्सेस कृषि कह सकते हैं आप इसको, अधिशेष कृषि, आवश्यकता से ज्यादा प्रोडक्शन होता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आप एक बात और ध्यान रखिएगा इसमें कि ऐसे होने के कारण जो है, अच्छा, एक काठक संहिता का नाम याद रखिएगा, ठीक है, काठक संहिता, काठक संहिता याद रखिएगा, इसमें 24 बैलों वाले, ठीक है, काठक संहिता में याद रखिएगा
24 बैलों वाले हल का वर्णन मिलता है। मतलब एक ऐसा हल था जिसको कितने बैल खींचते थे? 24 बैल मिलकर खींचते थे। तो समझिए कि इस समय कृषि कैसे होता होगा, है ना। तो 24 बैल मिलकर जो है एक हल खींचते थे, इस समय की जानकारी मिलती काटक संहिता में। ठीक है, अब देखिएगा इसके अलावा जो है जब अधिशेष कृषि होगी तो व्यापार क्या होगा? तो व्यापार में बढ़ोतरी हुई, याद रखिएगा, प्रारंभ हुआ, यानी व्यापार स्टार्ट हुआ, ट्रेड स्टार्ट हुआ। ठीक है, और विदेशों से व्यापार के एविडेंस मिले हैं, याद रखिएगा, विदेशों से व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन अभी भी क्या है? करेंसी नहीं है, याद रखिएगा, मुद्रा का प्रचलन नहीं है। ठीक है, अभी भी मुद्रा का प्रचलन नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मुद्रा का प्रचलन अभी भी नहीं होता। अब इसके बाद देखिएगा इस समय जो है विशेष तौर पर याद रखिएगा जो नगरीकरण हो रहा था, ठीक है, यानी जिसको आप कुरुक्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए उस समय जो है ना नगर का शुरुआती समय था, यानी आप ये कह सकते हैं कि अब जो है नगर बनने में शुरुआत हो रहा था। इस समय जो है अब धीरे धीरे, जैसे अगर आज से अगर 20 साल पहले बिलासपुर को देखते हो आप, इसको नगर नहीं बोलते, गांव बोलते। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अब धीरे धीरे ये नगर बना। ठीक है, तो उसी समय जो है अब ये जो समय आया, धीरे धीरे नगर का व्यवस्था जो है अब डेवलप हो रहा था, यानी नगरीकरण की शुरुआत मानी जाती है उत्तर वैदिक काल को। तो ध्यान रखिएगा, नगरीकरण की शुरुआत, ठीक है, तो ये नगरीकरण की शुरुआत हुई इस समय उत्तर वैदिक काल में, याद रखिएगा, नगरीकरण की शुरुआत हुई। और इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कृषि के चार चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, कृषि में चार चीजें होती हैं। एक होता है जुताई, फिर होता है बुआई, फिर होता है कटाई, फिर होता है मढ़ाई। ये जो चार चीजें होती हैं, याद रखिएगा, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ये चारों की जानकारी मिलती है। ठीक है, सतपथ ग्रंथ में जो है इसकी जानकारी मिलती है, याद रखिए, जुताई, बुआई, कटाई और मढ़ाई की। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जैसे क्या नाम मिलता है इसमें, तो याद रखिएगा इसे कहे जाते हैं कृषंत, तपंत। ठीक, कृषंत, तपंत। ठीक है, इसके अलावा जो है लुवंत, लुवंत। ठीक है, और मृढ़ंत। ये सभी नाम है, याद रखिएगा, संस्कृत में इनके नाम है। ठीक है, इस तरीके से जो है आर्थिक स्थिति में एक बदलाव आया, याद रखिएगा, आर्थिक जीवन जो है महत्वपूर्ण हो गया, यानी व्यापार की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब देखिएगा धर्म के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, धार्मिक जीवन में कुछ बिंदुओं पर हम इसे पूरा करेंगे। ठीक है, धार्मिक जीवन के बारे में अंतिम बिंदु है, ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो है आपका वैदिक काल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, चलिए देखिएगा धार्मिक जीवन के बारे में सिर्फ 4-5 बातें याद रखना है। धार्मिक जीवन में क्या बदलाव आएगा, तो ध्यान रखिएगा धार्मिक जीवन जो है, ठीक है, इस समय जो धर्म है अब ये बदल जाएगा। ठीक है, अब लोग जो है अपने हिसाब से धर्म को मानने लगेंगे। अब धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब होता है धारण करना। ठीक है, धर्म जैसे धर्म का अर्थ ही होता है धारण करना। तो याद रखिएगा जैसे हम धर्म, कर्म, काम, मोक्ष की बात करते हैं, याद रखिएगा, तो इसका विस्तार होने लगेगा इस समय, और हम इंसान जो है अपने हिसाब से इन चीजों को मतलब निकालने लगेंगे, याद रखिएगा। तो धार्मिक जीवन जो है ना, इसमें कुछ बदलाव आया है, जैसे देवताओं का नाम परिवर्तन हो जाना, या देवताओं को जो है दूसरे लोगों के लिए छोड़ देना। ठीक है, तो इस तरीके से देखिएगा, अभी देवताओं के बारे में 3 बातें याद रखिएगा। ठीक है, तो धार्मिक जीवन जो है इसमें पहले तो याद रखिएगा यज्ञ और कर्म कांड का महत्व बढ़ा। ठीक है, यज्ञ और कर्म कांड का महत्व बढ़ गया, याद रखिएगा, यज्ञ, ठीक है, और कर्म कांड जो है सबसे ज्यादा होने लगे, याद रखिएगा। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय के मध्य क्या हुआ, तो ध्यान रखिएगा संघर्ष जो है
प्रारंभ हुआ इसी दौर पे, ब्राह्मण क्षत्रिय के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय के मध्य क्या हुआ, संघर्ष प्रारंभ हुआ। और अब इस समय जो है सभी जो देवता थे, याद रखिएगा, जैसे सबसे प्रमुख देवता कौन से थे, उनका अब कहानी खत्म हो गया, याद रखिएगा। अब जो है ना, अब इंद्रदेव को कोई नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। अब जो है, जो सृष्टि के सृजन करता है, याद रखिएगा, ठीक है, सृष्टि के सृजन करता मतलब देवताओं के महत्व में याद रखिएगा इंद्र का महत्व समाप्त हुआ, प्रजापति का महत्व बढ़ गया। ठीक है, प्रजापति का महत्व बढ़ा, क्योंकि प्रजापति कौन थे, याद रखिएगा, सृजन करता, याद रखिए ब्रह्मा। ठीक है, तो प्रजापति के नाम से याद रखिएगा ब्रह्मा, और इनके द्वारा जो है इनको सृजनकर्ता कहा जाता है, तो सृजनकर्ता का महत्व बढ़ गया। ठीक है, इसके अलावा जो है रुद्र, याद रखिएगा, रुद्र जो थे, याद रखिएगा, इन्हें कहा गया, याद रखिएगा, पशुओं के देवता। पहले पूषण हुआ करते थे, याद होगा आप लोग को, इनको पशुओं के देवता बनाया गया, याद रखिएगा, पशुओं के देवता। ठीक है, और इसके अलावा याद रखिएगा जो पूषण थे, जिनको पशुओं के देवता कहा जाता था, याद रखिएगा, पूषण देव, इनको बोल दिया गया कि आप किनके देवता रहेंगे, शूद्रों के देवता। ठीक है, पूषण देव को शूद्रों के देवता बता दिया गया, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा विष्णु देव जो है, ठीक है, विष्णु, इनको कहा गया पोषक देव, यानी पोषण करता। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी यज्ञ तो आप जानते ही हैं, राष्ट्रीय यज्ञ जो है प्रतिष्ठा हेतु किया जाता था। ठीक है, उसके अलावा जो है आपको याद रखना है कि वाजपेयी यज्ञ जो होता था, याद रखिएगा, वो शांति का प्रतीक था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है धार्मिक जो समय था, ये इस स्तर को याद रखिएगा। धार्मिक जीवन कैसा रहा है, तो धार्मिक जीवन में भी बदलाव कर दिया गया, अपने हिसाब से धार्मिक जीवन बदल गए। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा जो याद रखना है वो पूषण देव के लिए याद रखना है कि इनको शूद्रों का देवता बताया गया है, जबकि यही पूषण देव जो है वैदिक काल में, जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। और उसके बाद याद रखिएगा प्रजापति को सबसे बड़ा महत्व दिया था। उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा महत्व वाले देवता कौन थे, प्रजापति थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजों को। ठीक है, ये था आपका वैदिक काल। कल से हम स्टार्ट करेंगे, याद रखिएगा, वैदिकोत्तर साहित्य यानी सूत्र काल, याद रखिएगा। ठीक है, यानी वैदिक काल के बाद जो है अब उत्तर वैदिक काल के बाद याद रखिएगा कि वेदों को पढ़ने के लिए जिन जिन साहित्यों की रचना की गई, या कौन कौन से नए नए साहित्य बने, जैसे वेदांग बना, ठीक है, पुराण, उपनिषद, महाभारत काल, रामायण काल, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। कल से स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। ठीक है।